चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। पहला जो यहाँ पे है शब्द भंडारगिक। भंडारगिक की क्या भूमिका है, ये AE2 में सवाल पूछा था। ठीक है, अब इसमें हम लोग तो पता है सैन्य प्रशिक्षण ऐसा नहीं है। भंडारगिक मतलब कोई चीज़ का भंडार रखना। आपको इससे कन्फ्यूजन हो सकता है कि वह कर संग्राहक के रूप में कार्य करता था, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। वो क्या होता था प्राचीन समय में, भंडारगिक का मतलब है, या बौद्ध साहित्य में देख लो तो वो संघ का जो लेन देन होता था ना और सम्मेलन होता था उसका रिकॉर्ड रखता था। ठीक है ना, जैसे निग्रोक जातक में इसका उल्लेख है, बिल्कुल जो बौद्ध साहित्य है उसमें इसका उल्लेख है। ऐसे भी अगर हमको नहीं समझ में आता तो इसी को आंसर क्यों मारते हैं भाई। स्पेशली देखो आइडेंटिफाई कर रहा है, किसी साहित्य के बारे में बोला कि ये इसका मतलब ये होता है और इसका वर्णन इस साहित्य में है। तो थोड़ा क्वेश्चन जो बनाने वाले के बारे में है, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहा है ये बात, तो मतलब कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा डिटेल दे रहा है, तो मतलब समझ जाओ यही होगा। ऐसे ही याद भी रखना है। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे निकाल सकते हैं। अब भाई यहाँ पे एक सवाल आया कि जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे इनका संबंध किस चीज़ से नहीं था। बिहार प्रांतीय किसान सभा से था, बिल्कुल था। 1929 में स्थापना हुआ। ओंकार नाम का एक साप्ताहिक पत्रिका चलाते थे, इससे भी था। बाकासत आंदोलन जो राहुल सक्रियान का था 1938 वाला, इससे भी था। कृषक समाचार पत्र है जो, इससे इनका कोई संबंध नहीं था। अब आते हैं पोलीगार विद्रोह के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में कथन सुनना है। तो पोलीगार विद्रोह क्या है, दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली विद्रोह में से एक था, बिल्कुल एक था। पोलीगार पे भारी भू राजस्व की मांग का थोपने का प्रेरित थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पोलीगार पारंपरिक रूप में अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे, बिल्कुल। और अंग्रेजों व प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करने के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया। ठीक है, अब ये कथन बिल्कुल क्या है, सही है। जो पोलीगार था, ये स्टेटमेंट देखो, जो पोलीगार था अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके उनके अधिकार को कमजोर किया, बिल्कुल इनके अधिकार को क्या किया, कमजोर किया। क्योंकि जो है पोलीगार पे भारी राजस्व की मांग थोपने का प्रेरित किया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ये आ गए हम लोग। ये एक बार क्वेश्चन पूछा था, कहाँ चला गया, हाँ इनके बारे में पूछा था AEDU में ही। किनके बारे में पूछा था, ये AEDU में इसी के बारे में पूछा था कि जो दीपंकर श्री ज्ञान है, जिनको अतीश भी बोलते हैं, वो किस विश्वविद्यालय से संबंधित है। उसमें नालंदा भी था, विक्रमशिला भी था, उदयनपुरी भी था। तो आप याद रखेंगे ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय से था, ये इसी से पूछा था। ठीक है, AEDU में। अब हम एक बार आपको सारे याद भी करा दे रहे हैं। देखिए प्रमुख विश्वविद्यालय में जो भी थे, ठीक है, तो देखो प्रमुख विश्वविद्यालय से जुड़े कौन कौन बौद्ध विद्वान थे, आपको याद रखना है। जो नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े कौन थे, तो नागा अर्जुन। क्या थे, नागा अर्जुन। ना से नालंदा, ना से नागा अर्जुन। जो आर्यदेव था वो नागा अर्जुन के शिष्य थे, ये भी जुड़े हुए थे। धर्मपाल था, जो विश्वविद्यालय थे, कुलपति थे वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, याद रहेगा। सिलभद्र वाला याद रखो, जो हेनसांग के गुरु थे, प्रसिद्ध शिक्षक थे। दिगनाग जो थे, जो तर्कशास्त्र के पंडित थे, विद्वान थे, ये भी जुड़े हुए थे। वसुबंदी जो अभिधर्म कोश के रचयिता थे, ये भी जुड़े हुए थे। ठीक है, ये सब जो फेमस फेमस है ना, वो सब नालंदा वाला सब है। इसमें आप कंफ्यूजन हो सकता है धर्मपाल के बारे में। धर्मपाल शासक न है और जुड़ा हुआ तुमको विक्रमशिला से, लेकिन स्कॉलर जो होगा वो तो नालंदा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो ओदनपुरी। ओदनपुरी में कौन कौन जुड़ा हुआ है, ओदनपुरी में एक ही है। ओदनपुरी में क्या है, ओदनपुरी विश्वविद्यालय से एक ही जुड़ा हुआ है, प्रभाकर। क्या है, प्रभाकर। ठीक है, तो यही जुड़ा हुआ है यहाँ से। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो ओदनपुरी विश्वविद्यालय है, यहाँ पर का जो प्रमुख बौद्धिस्ट स्कॉलर कौन था, प्रभाकर था। कौन था, प्रभाकर था। कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे, जो प्रभाकर है उसका दांत महकता, प्रभाकर का दांत महकता था। दांत से क्या याद रखेंगे, ओदनपुरी। अब महकता पता ही चल रहा किस प्रभाकर के बारे में बोला जा रहा है, तो प्रभाकर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे याद रखेंगे एक ओदनपुरी में दर्भ पानी भी था और केदार मिश्र भी था, याद है ना। ये भी बहुत फेमस क्या है, आपको ओदनपुरी का स्कॉलर है दर्भ पानी और केदार मिश्र। तो यहाँ पे ओदनपुरी में प्रभाकर को ही याद रखना है मेनली। और एक आपको पूछा जाए ना कि किस जो विश्वविद्यालय में परंपरा थी
समय विहार बनाने के, समय मोनेस्ट्री। तो देखो यहाँ के जो भिक्षु होते थे ना ओदनपुरी के, उन लोगों में एक तिब्बत में एक बहुत प्रसिद्ध जाके एक चीज़ की स्थापना करते थे मोनेस्ट्री की, जिसका नाम है समय मोनेस्ट्री। उसका योगदान है ओदनपुरी विश्वविद्यालय का, ठीक है। उसके बाद जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, उनसे कौन कौन जुड़ा था, तो दीपंकर श्री ज्ञान, जिसका नाम है अतीश। यही एक फेमस है जो आपको लगेगा नालंदा में जुड़ा हुआ है, जो कि एयू में पूछा था। जुड़ा हुआ है वास्तव में विक्रमशिला से। तो कैसे याद रखेंगे हम लोग, विक्रमशिला को शिला, शिला के साथ दीपक, दीपक से दीपंकर श्री ज्ञान। फिर है रत्नाकर शांति, रत्नाकर शांति एक महान तर्कशास्त्री थे। कैसे याद रखोगे, तो शिला शांति, शिला संग शांति, शिला संग शांति। फिर जयताड़ी, फिर क्या है जयताड़ी, ये भी प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षक थे। तो शिला पिताड़ी या शिला बेची ताड़ी, शिला पिताड़ी या शिला बेची ताड़ी, ठीक है ना। फिर है अभय कुमार गुप्ता, क्या है ये चार कालचक्र या कालचक्र तंत्र थे ना, वो शाखा था, उसके विशेषज्ञ थे। तो शिला संग मस्ती किया अभय, शिला संग मस्ती किया अभय, शिला संग मस्ती किया अभय। शिला मतलब विक्रमशिला, मस्ती मतलब कि या मस्ती ही किया, और अभय मतलब अभय कुमार गुप्ता। आपको याद रखना एक आचार्य ज्ञानपीठ का नाम सुनने को मिलता है, आचार्य ज्ञानपीठ। ये विक्रमशिला में पाल शासक के समय धर्मपाल, विक्रमशिला में ये धर्मपाल शासक के समय थे ये स्कॉलर, आचार्य ज्ञानपीठ, याद रहेगा आचार्य ज्ञानपीठ, आचार्य ज्ञानपीठ। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर, तो देखो बाकी जो भी फेमस नाम आप सुनते हो ना, इतना को याद रखने का क्या ट्रिक है, तो ऐसे याद रहना ही चाहिए। बाकी नहीं याद हो रहा, तो बाकी जो भी फेमस नाम सब है, केवल दीपंकर मिश्र को छोड़कर वो सभी नालंदा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दीपंकर मिश्र को छोड़ के। तो इतना याद रहेगा बिल्कुल। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर से आपको स्टेटमेंट और रीज़न चुनना है, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। 15 नवंबर को क्या मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। एक तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, एडू में पूछा था। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन कहते दिया कि तिलका मांझी की याद में मनाते हैं। नहीं, तिलका मांझी क्या सबसे बड़ा है, नहीं, बिरसा मुंडा सबसे बड़ा लीडर है आपको जनजातीय का, तो इसकी याद में मनाते हैं 15 नवंबर को, ठीक है। और कब से मनाया जा रहा है ये भी देख लो, 2021 से। अब यहाँ पे, अब है यहाँ पे आपको देखिए, संस्कृत कवि राजशेखर के दरबार, संस्कृत कवि जो थे राजशेखर, वो किसके दरबार में रहते थे, इसके बारे में पूछा हुआ था आपको एईडीयू में। तो गुर्जर प्रतिहार शासक थे ना महेंद्र पाल, कौन थे, महिपाल नहीं, महेंद्र पाल। महिपाल तो पाल शासक है, महेंद्र पाल, महेंद्र पाल के दरबार में रहता था ये। उसके बाद आपको याद रखना था कि ये भी एईडीयू का ही सवाल है कि 1927 में पटना के वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो इसके लिए गठन किया गया था गणेश दत्त समिति का, वेटनरी कॉलेज के लिए। कैसे याद रखेंगे, वेटनरी मतलब क्या होता है, पशु होता है, क्या होता है, पशु। गणेश जी भी क्या है, पशु का रूप है, तो इसे याद रखें। आप इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी जान सकते हैं, यहाँ देखिए गणेश दत्त समिति क्या है, गणेश भगवान भी पशु है, तो पशु वाला कॉलेज इनकी अथी पे स्थापना हुआ था। ये जो पशु चिकित्सा कॉलेज के अलावा इसको पटना का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जिसे पीएमसीएच भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये पहले प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम वेटनरी कॉलेज के रूप में हो गया। पहले प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में जाना जाता था। और इसका जो स्थापना हुआ कब हुआ था, अच्छा आपको देखते हैं, बताते हैं कब हुआ था। एक नाथ कमेटी है, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना नाथ कमेटी के अनुसार पे 1917 में हुआ, 1917 में हुआ, ठीक है ना। पटना विश्वविद्यालय का, पटना कॉलेज पूछे कब था, 1863, लेकिन पटना विश्वविद्यालय 1917 में हुआ। और ये नाथ कमेटी के अनुसार पे, कैसे याद रखोगे, पटना में नाथ, पटना में नाथ। अब यहाँ पे देखिए 1919 में बिहार और उड़ीसा के प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, बिल्कुल लागू किया गया था। 1919 में बिहार और उड़ीसा में जो प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम है इसको लागू किया था, जिसमें किस आयु के बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित किया गया, तो 6 से 10, 6 से 10 बच्चों के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको मिलान करना है कि कौन से, ये भी एआईडीयू में पूछा गया, और आपको मिलान करना है कि कब किसका स्थापना किया गया। याद है प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज को ही क्या बोलते हैं, पटना वेटनरी कॉलेज बोलते हैं,
PMCH, ठीक है ना। पटना वेटनरी कॉलेज भी बोलते हैं। बिहार विद्यापीठ का कब हुआ, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का कब हुआ, पटना महिला कॉलेज का कब हुआ, पटना विश्वविद्यालय का कब हुआ, पटना कॉलेज का कब हुआ, ये सारा दे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे हम एक बार से पूरा हम बता ही दे रहे हैं, कॉलेज वाला सवाल जो बार बार पूछ रहा है आजकल बीपीएससी, तो इसमें दे ही दे रहे हैं इसको हम इलाज। आइए, जो पटना कॉलेज है, तेरा भाई एलविस पटना कॉलेज में पढ़ता है, आपको याद कराए थे पटना कॉलेज के बारे में। ये बिहार का सबसे पुराना उच्च शिक्षा केंद्र है। इसका स्थापना 9 जनवरी 1863 में हुआ था। कैसे याद कराए थे, तो तेरा भाई एलविस पटना कॉलेज में। फिर है प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। आपको याद है ना, भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स कब आया था, लगभग 1921 के आसपास। तो वही याद रखना 1925 में। क्या याद रखना, 1925 में। 25 याद रखेंगे PMCH, 25 से क्या याद रखेंगे, PMCH। इसको PMCH के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। PMCH के नाम से 25 से क्या याद रखो, PMCH, 25 से याद रखो PMCH। इसके समय हुआ स्थापना। बिहार विद्यापीठ आपको पता ही है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1921 को। इसके पहले कुलपति बने राजेंद्र प्रसाद, इसके पहले कुलपति बने राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्या कुलपति, बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ 1921। इसके पहले कुलपति बने 6 फरवरी 1921, ठीक है ना। उसके बाद बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना हुई 1900 में। बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना हुई 1900 में, ठीक है ना। इसी को अब हम लोग क्या जानते हैं, NIT के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं, NIT के रूप में। ये 1886 में स्थापना हुई, लेकिन इसको 1900 में पूर्ण संस्था के रूप में मान्यता मिली, लेकिन 1900 इसको पूर्ण संस्था के रूप में मान्यता मिली, ठीक है ना। बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग को, जिसको NIT को बोलते हैं। उसके बाद पटना महिला कॉलेज, इसके बाद क्या है, पटना महिला कॉलेज, पटना महिला कॉलेज, पटना महिला कॉलेज। पटना महिला कॉलेज क्या है, 1940 में स्थापना हुआ, ठीक है ना। कैसे याद रखेंगे, EBPS में पूछा हुआ है। आई किसके अथी पे थ्रू हुआ था, ये देखो यही पूछा था, बिशप बीजे सोलेविन के द्वारा हुआ था, बिशप बीजे सोलेविन के द्वारा हुआ था पटना महिला कॉलेज। कैसे याद रखोगे, तो पटना की महिला 440 थी, पटना की महिला 440 थी, याद रहेगा। पटना साइंस कॉलेज का स्थापना कब हुआ, तो साइंस में क्या पढ़ते हैं, पशु के बारे में पढ़ते हैं, तो 1925 में PMCH के समय। पटना वेटनरी कॉलेज का स्थापना कब हुआ, तो 1927 में। कब आया, 1927 में। कैसे याद रखेंगे, तो साइमन कमीशन आया पशु कॉलेज में, साइमन कमीशन आया पशु कॉलेज में, साइमन कमीशन आया पशु कॉलेज में, तो याद रहेगा। ये 1863 पटना कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज यानी PMCH 1925, बिहार विद्यापीठ 6 फरवरी 1921, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि NIT 1886 1900, पटना महिला कॉलेज 1940, उसके बाद पटना साइंस कॉलेज 1925, अब पटना वेटनरी कॉलेज 1927, ठीक है। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई, पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी 1863 में। अब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1917 में। 1917 में पटना विश्वविद्यालय। देखो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1917, 17 पे खतरा। पटना हाई कोर्ट पूछे तो 1916, पहले हाई कोर्ट होगा तब ना स्कूल होगा। पहले देखो इसमें कंफ्यूजन होता है हमको हमेशा, पटना हाई कोर्ट अब पटना यूनिवर्सिटी। तो देखो पहले ये क्या है, 1916 और ये क्या है 1917, ठीक है ना। पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय। अब बताओ पहले जब हाईकोर्ट आदेश देगा कि तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान दो, शिक्षा पर ध्यान दो, तब ना कॉलेज यूनिवर्सिटी आएगा, तो ऐसे याद रखेंगे। अब ये देखो ये भी जो में क्वेश्चन पूछ लिया गया था त्रिलोचन पाल के बारे में, त्रिलोचन पाल के संदर्भ में सही कथन को चुने। बताओ, अब बताओ ये जो ताम ईस क्या है त्रिलोचन पाल के बारे में। सबसे पहले तो याद रखना कि ये पाल शासक नहीं था दोस्त, त्रिलोचन पाल, ठीक है। अब इसको वो देखो यहाँ पे ताम्रपत्र अभिलेखों में इसे महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है, बिल्कुल। उनके अभिलेखों में एका ब्राह्मण को एकलहारा गांव दिए जाने वाले के रूप में उल्लेख की गई, बिल्कुल सही। उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चालुक्य नामक एक वर्तनी से हुआ है, बिल्कुल। जो त्रिलोचन पाल है उसका जो उत्पत्ति किससे हुआ है, तो चालुक्य नामक एक वर्तनी से माना जाता है।
अब यहाँ पे देखो ये वाला स्टेटमेंट, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बारे में जो स्टेटमेंट दिया है, ये भी यही जो मैं बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में बताया जा रहा है। तो बोल रहा कंपनी इसे इंडेस ओरिएंटल की स्थापना, कंपनी इंडेस ओरिएंटल की स्थापना लुई 14वां द्वारा हुआ था, बिल्कुल 1664 में हुआ था। और भारतीय और प्रशांत महासागर के जो फ्रांसीसी व्यापार है उसमें 50 साल के एक अधिकार के साथ मिला था, बिल्कुल ये भी बात सही है। उसके बाद याद रखना है कि कंपनी ने 1674 में भारत में फ्रांसीसी शक्ति के केंद्र के रूप में पौंडीचेरी का विकसित किया था, बिल्कुल 1674 में इंदिरा गांधी के रीजन में ही पौंडीचेरी की स्थापना हुई थी। किसकी? पौंडीचेरी की स्थापना हुई थी। फिर यहाँ पे बोल रहा है जो 1697 में रिजविक की संधि हुई थी, रिजविक की संधि हुई थी, बिल्कुल हुई थी 1697 में रिजविक की संधि हुई थी। और जो फ्रांसीसी को डच के किसी भी हस्तक्षेप के बिना भारत में अपने क्षेत्रों को बनाए रखने का अनुमति दी गया था, ये भी सही है। फिर यहाँ पे बोला चौथा स्टेटमेंट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शुरुआती वर्षों के दौरान मेडागास्कर में सफलतापूर्ण स्थायी उपनिवेश बनाए। अब ये स्टेटमेंट सही कि नहीं देखते हैं, आइए। तो पहला देखते हैं, ये तो स्टेटमेंट सही है। लुई 14वां 1664 50 साल के लिए एक अधिकार दिया गया था। पौंडीचेरी की स्थापना फ्रांसवा मार्टिन के द्वारा हुआ था, फ्रेंकोइस मार्टिन के द्वारा हुआ था, ठीक है, 1674 में भी सही है। फिर रिजविक की ट्रीटी हुआ था 1697 में, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ कि डच को वापस पौंडीचेरी सौंपना पड़ा, ठीक है ना, यह कथन भी सही है। फिर से शुरुआत में फ्रांसीसी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में स्थापना की थी और दूसरी मसूलीपट्टनम में स्थापना की थी, ये तीनों सही है। अब जो यहाँ पर है चौथा वाला ही यानी क्या है, गलत है, मेडागास्कर में नहीं किया था, ठीक है। नापान के समय महाराष्ट्र में सुवर्ण और करपासन के बीच विनिमय दर क्या था? तो काम 35, सोना में था एक एक कर चांदी का था 35। नापान शासक जो था, ये भी एईडीयू में पूछा हुआ है। अब ये भी एईडीयू में पूछा हुआ है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, एईडीयू में ये भी सवाल पूछा हुआ है कि किसी भी देश के इतिहास में युगों की परिभाषा में सीमांकन समस्याग्रस्त मुद्दे हैं, बिल्कुल। यह भारत के मामले में विशेषज्ञ ऐसा रहा है क्योंकि हमारे सभी ब्रिटिश इतिहासकारों ने शुरुआत में यूरोपीय अनुभव से प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक के अत्यधिक अनुपयुक्त मान लिया और 3 युगों में आविष्कार किया और जटिल बना दे, हिंदू मुस्लिम और अंग्रेजी। अब ये स्टेटमेंट किसका है? देखो हम इसको कैसे पहचानेंगे, इस स्टेटमेंट को कैसे पहचानेंगे? तो देखो यहाँ पे बोल रहा है ना, ये जो है वे जेम्स मिल, क्या है, जेम्स मिल हो या फिर आपको विलियम हंटर हो, ये तीनों मिलकर क्या किया, जो भारत का जो युग है इसको प्राचीन को बोल दिया हिंदू, मध्यकालीन को बोल दिया मुस्लिम और आधुनिक को बोल दिया अंग्रेज, बोल दिया। अब बोल रहा कि ये चीज़ जो इतिहासकार किया, यूरोपीय इतिहासकार, इससे जो भारतीय समाज है वो क्या हो गया, और जटिल हो गया और जटिलता की ओर बढ़ता चला गया। इसका क्या हो गया, समस्याग्रस्त ये मुद्दा हो गया। युगों की परिभाषा क्या हो गया, समस्याग्रस्त मुद्दा हो गया। तो एक तरफ से देखोगे तो किसके बारे में बोलना चाह रहा है, समाज के बारे में। समाज में क्या होता है, किसके बारे में बोलना चाह रहा है, तो समाज में जाति के बारे में बोलना चाह रहा है। जाति क्या चीज़ से संबंधित है, धर्म से संबंधित है। अब पता है तुमको, धर्म शास्त्र का अध्ययन करने भी गए थे कौन, बाहर में, चाहे धर्म से अच्छा जुड़ाव इसमें से किसका पता है, बिपिन चंद्र पाल का। अभी आपको हम पढ़ाएंगे आज ही, बिपिन चंद्र पाल, उनका धार्मिक मुद्दों से अच्छा जुड़ाव है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये कमियाँ गिरा रहे हैं यूरोपीय इतिहासकार बिपिन चंद्र पाल गिनवा रहे हैं। तो आइए इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। अब ये यहाँ पे जेम्स मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, जेम्स मिल थे, उनका एक प्रसिद्ध पुस्तक था कि भारतीय इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें क्या किए थे कि भारतीय इतिहास को 3 अवधियों में विभाजित किए थे, बिल्कुल ये भी किए थे। और इसमें कौन शामिल नहीं था, तो भारतीय इतिहास में आपको ईसाई शामिल थे नहीं, वो ईसाई शामिल थे नहीं,
ईसाई शामिल नहीं थे। वो बोले प्राचीन हिंदू, मध्यकालीन मुस्लिम, आधुनिक ब्रिटिश। ईसाई नहीं बोले थे। ठीक है, देखो यहाँ पर भी देखो, इस क्वेश्चन में ईसाई शब्द की जगह प्रयोग अंग्रेज हुआ है। ईसाई बोलेगा क्यों भाई? उसके बाद यहाँ पे देखो, जेम्स मिल ने अपने 3 खंडों वाली एक पुस्तक को प्रकाशित किया। बिल्कुल 3 खंडों वाली। उस पुस्तक का नाम क्या था? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किस वर्ष प्रकाशित किया? 1817 में। कैसे याद रखेंगे? तो 17 पे खतरा वाला बात बोल दिया था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। अब आइए, जो इसमें हम लोग को बड़ी कन्फ्यूजन होता है, दोनों के दृष्टिकोण में क्या अंतर है, किसके दृष्टिकोण में? तो जेम्स मिल के विभाजन के ऊपर क्या दृष्टिकोण दिया और हंटर ने अपने विभाजन के ऊपर क्या दृष्टिकोण दिया। एक तरफ से जानेंगे, जो जेम्स मिल था ना, वो गांडू आदमी था। वो गांडू तरीके से हिंदू मुस्लिम और जो कालखंड का विभाजन किया, गांडू तरीके से किया। लेकिन जो हंटर है ना, वो बढ़िया तरीके से किया विभाजन। मुख्य व्यवस्था क्या है? तो ये जो जेम्स मिल है, ये गांडू इसका बोल रहे हैं क्योंकि सांप्रदायिक आधार पे हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश को बांटा। और ये जो है हंटर है, ये ऐतिहासिक आधार पे कि इतिहास क्या रहा है, उनका भूगोल क्या रहा है, उनका कालक्रम क्या रहा है, उनका संस्कृति क्या रहा है, उनका साम्राज्य क्रमिक क्या रहा है, किस तरीके से संस्कृति का परिवर्तन हो रहा है, इस आधार पे बटा। जबकि ये क्या है? यूरो केंद्रित था। और ये ब्रिटिश शासन को सर्वोच्च दिखाने के क्रम में कि पहले तो इन लोग का न हिंदू सफल हो पाया न मुस्लिम, अब जो ब्रिटिश शासन है वो सर्वोच्च है, उसको वैलिडिटी दिलाने के लिए ये बात बोल रहा है। उसके बाद आपको याद रखेंगे, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? तो इसका मुख्य उद्देश्य था यही जेम्स मिल का कि इस तरीके से फूट डालना और शासन करना। जबकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि प्रशासन और आम जनता के लिए भारतीय समाज के इतिहास की रूपरेखा देना। मतलब ये बुक लिखकर यही बात आना चल रहा था कि उस समय का प्रशासन कैसे था, अभी का कैसे प्रशासन है, दोनों में सामंजस्य कैसे हो सकता है, ये बात है। इनके बुक का नाम था बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि 1817 में लिखे। इनके बुक का नाम था द एम्पायर। क्या नाम है हंटर का? द एम्पायर। कैसे रखेंगे? तो एम्पायर का हंट कौन करता है? हंटर। एम्पायर का हंट कौन करता है? हंटर। अब जो है निम्नलिखित में से किसने डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट के दरवाजे के कील तरह मृत्यु कहा है? मतलब जो डोमिनियन स्टेटस है उसको बोला कि दरवाजा का क्या है? कील की तरह मरा हुआ है। तो नेहरू बोला था कील की तरह मरा हुआ है। ठीक है, आते हैं जेम्स मिल। क्या है? जेम्स मिल। जेम्स मिल का क्या बुक का नाम है? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये बुक 1817 में प्रकाशित हुआ 3 खंडों में। विलियम हंटर के बुक का नाम क्या है? विलियम हंटर के बुक का नाम है द एनल्स ऑफ रूरल बंगाल। द एनल्स ऑफ रूरल बंगाल। द एनल्स ऑफ रूरल बंगाल। और एक क्या है? इंडियन मुस्लिम द एम्पायर। आपको याद है ना, कैसे याद कराए थे कि इंडियन एम्पायर हो या इंडियन मुस्लिम हो, उसको क्या करेगा? हंटर हंट करेगा। और एनल्स ऑफ रूरल बंगाल ये एक याद कर दो बस। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल की है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक फेमस पर्सनालिटी जो छूट गया था, उसके बाद गवर्नर जनरल पे आएंगे ही बच्चों, नहीं घबराइए। इसमें एक बिपिन चंद्रपाल का एक फेमस पर्सनालिटी है, वो वाला छूट गया है बिपिन चंद्रपाल का। आइए बिपिन चंद्रपाल पे। ये तो पहले स्टेटमेंट आप समझ ही गए कौन बोला होगा, तो बिपिन चंद्रपाल ही बोले हैं। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन। अरे ये तो हो ही गया ना, ये वाला क्वेश्चन। ये देखिए आरआरबी 2025 में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था सीबीटी में कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अरेस्टेड एंड imprisoned for refusing to give evidence against Aurobindo Ghosh in the Bande Mataram conspiracy case। जो अरविंदो घोष के ऊपर कॉन्स्पिरेंसी केस लगा था अलीपुर षड्यंत्र में, तो उसमें कहा, उसमें इनको फंसाया गया अरविंदो घोष को। ठीक है ना, वंदे मातरम। और ये जो वंदे मातरम अपना बुक निकाले थे, ऐसे कुछ किए थे क्रांतिकारी घटना में, अरविंदो घोष को फंसाया गया। अब अरविंदो घोष के खिलाफ है ना गवाही देने के लिए बोला गया बिपिन चंद्रपाल को। तो बिपिन चंद्रपाल को अरविंदो घोष के खिलाफ गवाही देने के लिए बोला गया ज़बरदस्ती, लेकिन बिपिन चंद्रपाल गवाही नहीं दिए। इनके कारण इनको क्या हो गया? अरेस्ट कर दिया गया और जेल में रख दिया गया। आंसर क्या होगा? बिपिन चंद्रपाल। अब कैसे याद रखेंगे इस घटना को? तो आपको पता है एक चीज़, लाल, बाल, पाल, अरविंदो घोष, ये तीनों क्या है? चारों क्रांतिकारी नेता है। क्या है?
क्रांतिकारी नेता है। क्या है? क्रांतिकारी नेता है। तो एक दूसरे का साथ तो देगा ही ना, क्रांतिकारी में एक दूसरे का साथ तो देगा ही क्रांतिकारी में। तो इसी कारण ये दोनों एक दूसरे का साथ दिया अरविंदो घोष का, ठीक है, और वहाँ पे नहीं गवाही दिया, ठीक है। तो ये होगा आंसर बिपिन चंद्र पाल। तो ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ भी बात कि बिपिन चंद्र पाल अरविंदो घोष के बहुत बढ़िया मित्र थे, क्योंकि ये तीनों क्या थे? उग्रवादी थे, ठीक है। अब इस पे आते हैं, ठीक है, कि यदि ये स्टेटमेंट किसका? यदि हमें एकता नहीं है और हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद नहीं कर सकते तो ईश्वर भी हमारी मदद नहीं करेगा। यह राष्ट्रवादी विचार भारत की स्वतंत्रता के लिए जन जागृत करने के लिए किसके द्वारा दिया गया भाषणों का मुख्य सार था। देखो यहाँ पे शब्द पकड़ो, क्या है यहाँ पे? ईश्वर भी हमारी मदद नहीं कर सकता। भाई, ईश्वर भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। ईश्वर में विश्वास कौन रख रहा है? भगवान का अध्ययन कौन कर रहा है? बिपिन चंद्र पाल। तो ये पाल भी भगवान की बात करता था, तो याद रहेगा ये। उसके बाद ये सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। बिपिन चंद्र पाल 1906 से 1907 के दौरान स्वराज की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल, वो स्वराज की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो ये स्वराज की व्याख्या करते हुए सबसे अधिक बल दिया था भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता और विदेश नियंत्रण से पूर्ण मुक्ति। कि भारत के लिए क्या चाहिए? कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे पूर्ण राष्ट्रवाद यानी कि एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म के पैरोकार रहे बिपिन चंद्र पाल के अनुसार बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके लिए बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश शासन है ना, उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाओ और सेल्फ रिलायंस बनो, ठीक है ना, सेल्फ रियलेंस बनो, ठीक है ना, सेल्फ रिलियंस बनो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भारतीयों विदेश में भारतीय सामान बेचना, नहीं, सभी प्रकार के कानून तोड़ना, ये कैसे हो सकता है? नहीं, तो ये बोल रहे थे, ठीक है। अब ये वाला देखो इस क्वेश्चन यहाँ पे, हम स्वतंत्र होंगे इसलिए नहीं कि स्वतंत्रता का दावा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि बिपिन चंद्र पाल क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, हम स्वतंत्रता पर भी बोले नहीं बिपिन चंद्र पाल, ठीक है ना, क्योंकि हम इसका अभ्यास करते हैं, ये होगा। अब यहाँ देखो, ब्रिटिश नीतियों और भारत की आर्थिक स्थितियों पर प्रहार बोले बिपिन चंद्र पाल, बिल्कुल। कौन सा स्टेटमेंट बोले कि इंग्लैंड हमारे ऊपर जो भी प्रहार करेगा वह केवल उसकी अपनी जो भी कुछ हो वो आर्थिक स्थिति पर बोलते हैं। तो कौन बोलते हैं? बिपिन चंद्र पाल आर्थिक स्थिति पर भी बोलते हैं। बस ये स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है। और कौन कौन स्टेटमेंट बोलता है बिपिन चंद्र पाल? तो जीवन में और हमारे राष्ट्रीय कार्यों में बहुत सी असफलताएं सीधे तौर पे किस वजह से होती है? तो असफलता की बात भी बोलता है। बिपिन चंद्र पाल के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद की वास्तविक भावना अनिवार्य रूप से कैसी है? तो अनिवार्य रूप से यह धार्मिक है। इसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक जीवन के माध्यम से ईश्वर जीवन प्राप्त करना है। ये सब स्टेटमेंट कौन बोला हुआ है? बिपिन चंद्र पाल। अब ये देखो, ये वाला स्टेटमेंट कौन बोलेगा? तो ये भी स्टेटमेंट बिपिन चंद्र पाल ही बोलते हैं। गुलामी आत्मा के विरुद्ध है। ईश्वर ने समस्त प्राणियों को स्वतंत्र बनाया, ठीक है। ईश्वर ने समस्त प्राणियों को स्वतंत्र बनाया। अब ईश्वर की बात कौन करेगा? तो पाल शासक ईश्वर की बात करते हैं, तो बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ने महात्मा गांधी के राजनीतिक और राजनीतिक आंदोलन के तौर पे आलोचना करते हैं, बिल्कुल।
कि बिपिन चंद्र पाल ही ये स्टेटमेंट बोला हुआ है गांधी जी का आलोचना करते हुए कि गांधी जी का जो तरीका है वो लॉजिक नहीं, जादू है। जादू, भगवान, समाज, ये सब बिपिन चंद्र पाल बोल रहा है। अब यहाँ देखिए जो बुक कौन कौन है, बिपिन चंद्र पाल का बुक कौन कौन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है इनका परिदर्शक। कौन है? परिदर्शक। फिर ये बंगाल ओपिनियन भी निकाल लेते हैं, बंगाल पब्लिक ओपिनियन। ऐसे परिदर्शक तो इसका सबसे प्रमुख है। फिर हब एंड स्पोक नाम का बुक है। फिर द ट्रिब्यूनी नाम का बुक है, लाहौर से प्रकाशित होता था। ये जो द ट्रिब्यूनी नाम का बुक है लाहौर से प्रकाशित होता था। कैसे याद रखोगे? तो ट्रिब्यूनल में बीपी बढ़ाता है। ट्रिब्यूनल में क्या करता है? बीपी बढ़ाता है। ट्रिब्यूनल में क्या करता है? जब केस जाएगा ट्रिब्यूनल में तो बीपी बढ़ाता है। तो द ट्रिब्यूनी नाम का बुक क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल का हो जाएगा। फिर से न्यू इंडिया बुक क्या है? अंग्रेजी भाषा में। जो न्यू इंडिया बुक क्या है? अंग्रेजी भाषा में। फिर जो वंदे मातरम बुक है, वंदे मातरम, इस समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने बंगाल विभाजन का पुरजोर विरोध किया। तो ये वंदे मातरम बुक है, ये भी बिपिन चंद्र पाल का ही बुक है। ठीक है, न्यू इंडिया भी। और कौन कौन बुक है बिपिन चंद्र पाल का? तो ये है बिपिन चंद्र पाल का और बुक है द सोल ऑफ इंडिया। क्या है? सोल ऑफ इंडिया। क्या है? सोल ऑफ इंडिया। द न्यू स्पिरिट। क्या है? द न्यू स्पिरिट। तो कैसे याद रखोगे कि ये बीपी जो है, बीपी क्या पे करता है? सोल पे अटैक। और बीपी क्या करता है? स्पिरिट बढ़ा देता है आदमी में, कोई चीज़ में घबरा जाता है आदमी। ठीक है, तो इसे याद रखोगे। उसके बाद इंडियन नेशनलिज्म, ये भी बिपिन चंद्र पाल की है। भाई इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर बिपिन चंद्र पाल का 12th का बुक नहीं है, क्लास 12 का, ऐसे याद रख सकते हो। स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन। जो स्वराज नामक बुक है बिपिन चंद्र पाल, इसको इंग्लैंड में लिखा था, याद रखेंगे, इंग्लैंड में निकला था। फिर है नेशनलिटी एंड एम्पायर। नेशनलिटी एंड एम्पायर, द बेसिस ऑफ रिफॉर्म। द बेसिस ऑफ रिफॉर्म। द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, ये कैसे याद रखोगे? द बेसिस ऑफ रिफॉर्म। बेसिस ऑफ रिफॉर्म में बिपिन चंद्र पाल किसको रिफॉर्म पार्टी माना प्रमुख था? ईश्वर को। किसको माना प्रमुख? ईश्वर को। ठीक है, तो कौन कौन बुक है? इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, क्लास 12 का बुक है। इंडियन नेशनलिटी एंड एम्पायर नाम का बुक है। नेशनलिज्म से याद रखो, नेशनलिटी एंड एम्पायर का। स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन, स्वराज नामक बुक कहाँ से निकाला था? इंग्लैंड से निकाला था। द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, जो रिफॉर्म का बेसिस क्या है? तो ईश्वर है। सोल क्या करेगा? बीपी बढ़ाएगा। और स्पिरिट क्या करेगा? तो बीपी बढ़ता है स्पिरिट। फिर है निम्नलिखित में से किसने डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट को दरवाजे की कील की तरह मृत बोला? तो नेहरू बोला डोमिनियन स्टेटस के बारे में ऐसा है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस उदारवादी नेता नहीं कहा जा सकता? तो बताओ किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जा सकता? तो बताए थे ना, अरविंदो घोष, लाल बाल पाल, ये उदारवादी नेता नहीं है, प्लस अरविंदो घोष। किसने बिपिन चंद्र पाल को राष्ट्रीय आंदोलन का महान पैगंबर बोला? तो बताए थे अरविंदो घोष के साथ इनका दोस्ती बढ़िया था, तो यही ना बोलेगा अरविंदो घोष नामक आदमी। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना यहाँ पे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बोला था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक तो ये लाला लाजपत राय भी बोले थे और बिपिन चंद्र पाल, दोनों ये बात बोल चुके हुए। फिर यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल ने किस राष्ट्रीय नेता के विचारों से प्रभावित होकर ब्रह्म समाज को अपनाया? इसका मतलब याद रखें कि बिपिन चंद्र पाल का जो संबंध है ब्रह्म समाज से भी है। और सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड किससे हो जा रहा है आदमी? केशव चंद्र सेन से हो जा रहा है। याद रखेंगे केशव चंद्र सेन के बारे में। केशव चंद्र सेन से मोटिवेट हुआ और इसी से मोटिवेट होकर याद रखेंगे जो बिपिन चंद्र पाल है आपका, ये दो दो बार विधवाओं से अलग अलग दो दो बार शादी किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल है कि किसने बिपिन चंद्र पाल को राष्ट्रीय आंदोलन का महान पैगंबर बोला? अरबिंदो, जो उनका प्यारा मित्र था, यही ना बोलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये सवाल में बोल रहा है कि क्या असत्य कथन है? ठीक है ना, गलत चुनना है। जब बिपिन चंद्र पाल है उनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश के
एक पोइल नाम का जगह है, क्या है, पोइल नाम का जगह, वहाँ पे हुआ था। अब बिपिन चंद्रपाल है 1886 में कांग्रेस से जुड़े थे, बिल्कुल 1886 में नहीं, 1887 में जुड़े थे कांग्रेस से, 1887 में जुड़े थे। 1888 में कुछ हुआ था, बताओ तो, 1888 में गांधी कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। बिपिन चंद्रपाल ने बंग भंग आंदोलन का विरोध किया, बिल्कुल, बंगाल विभाजन का विरोध किया बंगाल पब्लिक ओपिनियन नामक बुक में, आपको तो बताएं अभी हम, बंगाल पब्लिक ओपिनियन नामक बुक में। विपिन चंद्रपाल गांधी जी के विचारों से सहमत थे, नहीं, इनका आलोचना किए, गांधी जी का योजना तर्क पे नहीं जादू पे आधारित है। फिर से यहाँ पे देखिए, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट ऑफ इंडियन, मतलब ये किसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट ऑफ इंडिया, या फिर इसी को हिंदी बोलेंगे कि भारत में क्रांतिकारी विचार हो, क्रांतिकारी विचार है, उसका जनक किसको माना जाता है, उसका जनक किसको माना जाता है, क्रांतिकारी विचारों का जनक, तो क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता है इसको, बिपिन चंद्र पाल को, ठीक है। फिर जो है, बिपिन चंद्रपाल ने किस मामले में अरबिंदो घोष के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया, तो वो केस था अलीपुर बम षड्यंत्र, इसी में माफ़ कर दिया, यही आरआरबी में पूछा था आपको। बिपिन चंद्र का एक पुस्तक था, आपको बताए थे कि बीपी से क्या बढ़ता है, सोल बढ़ता है, सोल, द सोल ऑफ इंडिया। इसमें ये मुख्य रूप से किस विषय पर ध्यान केंद्रित किए हैं, तो आपको लगेगा कि धार्मिक परंपरा और दर्शन का है कि किस पर है, सोल ऑफ इंडिया में, एक सेकेंड देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द सोल ऑफ इंडिया नामक बुक में, इसमें भारतीय धार्मिक परंपराओं और दर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कैसे याद रखोगे भाई, बिपिन चंद्र पाल वो बहुत धार्मिक आदमी था, जब वो लंदन धर्मशास्त्र का अध्ययन करने 1888 में शायद जा सकता है तो नहीं, आपको याद भी ऐसे भी याद रखना है कि पाल शासक भगवान धर्म के बारे में ज़्यादा बोलता है। और फिर इस बुक के बारे में भी आपको याद रखना है, सोल, इंडिया के सोल में क्या रहता है, दिल में खाली धार्मिक बात होता है इंडियन सोल के बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, धार्मिक परंपराओं और दर्शन का जिक्र। अब यहाँ पढ़िए, विपिन चंद्र पाल के संबंध में कौन सा कथन सही है। इन्होंने इंग्लैंड में स्वराज नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, बिल्कुल सही है। इन्होंने वंदे मातरम हिंदी भाषा में समाचार पत्र का प्रकाशन किया, नहीं भाई, वंदे मातरम जो है ये अंग्रेजी में प्रकाशन किया था, ठीक है। स्वराज नामक इंग्लैंड में प्रकाशन किया था, स्वराज की बात कहाँ कहेगा, इंग्लैंड में ही ना कहेगा ये। फिर सिलहट में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका प्रतिदर्शक का ये सह संपादक थे, बिल्कुल, परिदर्शक का तो बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल है। द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक थी, बिल्कुल। और आपको याद रखना है, देखो यही स्टेटमेंट सब लेना चाह रहे हैं कि 1898 में जो बिपिन चंद्र पाल है वो इंग्लैंड गए थे धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए, धर्मशास्त्र, तभी इनका जो विचार है धर्म के ऊपर, स्टेटमेंट भी जो निकल रहा है धर्म के ऊपर जाते हैं। दो चीज़ पे स्टेटमेंट निकल रहा है बिपिन चंद्र पाल का, एक तो आर्थिक चीज़ को लेके और एक धार्मिक, इनके मन में ईश्वर, जाति, ये सब है इनके स्टेटमेंट में। बिपिन चंद्र पाल ने किस व्यक्ति के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन का विचार दिया, किसके साथ मिलके नेशनल एजुकेशन का विचार दिया, बताओ, ये नहीं लिखा है यार इसका, लगता भाई इससे भी लॉजिक लगा सकते हो भाई, अरविंदो घोष इनके क्या थे, बहुत बढ़िया मित्र थे। और अरविंदो घोष तो ऐसे लॉजिक लगा लिए, अरविंदो घोष पहला प्रिंसिपल भी बने थे, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब जो है बिपिन चंद्र पाल का जो प्रमुख कथन है, जो फेमस कथन है, स्टेटमेंट, उसको याद करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखो, बिपिन चंद्र पाल का जो प्रमुख कथन है उसको याद करते हैं। पहला, गुलामी मनुष्य की आत्मा है के विरुद्ध है, ईश्वर ने समस्त प्राणी को स्वतंत्र बनाया। फिर ईश्वर की बात आ गया, तो पाल शासक क्या करते थे, ईश्वर की बात। फिर यहाँ पे जो स्वतंत्रता का उपासक होता है वही सर्वोच्च कर्तव्य का पालन होता है।
अब बताओ ना सर, ये कर्तव्य की बात, उपासक की बात, स्वतंत्रता की बात, ईश्वर की बात, ये सब धार्मिक बात जो है धर्मशास्त्र के अध्ययन करने के कारण बोल रहे हैं। तो बिपिन चंद्रपाल का स्टेटमेंट हो जाएगा। राष्ट्रवाद पे ये कौन सा स्टेटमेंट दिए कि हमारा राष्ट्रीय आधार भारत माता है। केवल भारत ही नहीं, अपितु यह शब्द माता शब्द हटा दे तो भारत केवल जमीन का एक टुकड़ा बन के रह जाएगा। देखो माता, माता कभी ना हो कुमाता, पुत्र को ना करे कपूत कुपूत, ऐसा ये सब कौन देगा? विपिन चंद्रपाल ही देगा, धार्मिक वाला। राष्ट्रीय आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बिल्कुल धार्मिक और आध्यात्मिक आंदोलन है। भाई विपिन चंद्रपाल ही बोलेगा धर्मशास्त्र अध्ययन करने के कारण ये स्टेटमेंट। स्वदेशी पर भी देते हैं स्टेटमेंट कि जब स्वदेशवाद राजनीति के साथ जुड़ता है तो इसका परिणाम क्या होता है? बहिष्कार होता है, और ये बहिष्कार वास्तव में निष्क्रिय प्रतिरोध होता है। विपिन चंद्रपाल ही बोलेगा ये कि जब स्वदेशी जुड़ेगा, ये निष्क्रिय प्रतिरोध पता है अरविंदो घोष भी बोला था। तो अरविंदो घोष से जुड़ा हुआ शब्द कौन बोलेगा? विपिन चंद्रपाल ही बोलेगा। अब आइए यहाँ पे, नारम दल के प्रार्थना पत्र को अनुनय विनय से स्वराज नहीं मिलने वाला है। स्वराज हासिल करने के लिए हमें विदेशी हुकूमत पे कराह प्रहार करना होगा। याद रखेंगे स्वराज के ऊपर भी बहुत सारा स्टेटमेंट ये बोले हैं, भीख मांगने से नहीं मिलेगा, अनुनय विनय मतलब भीख मांगने से नहीं मिलेगा, तो बोला ही था। गांधी जी पर टिप्पणी करते हुए क्या बोला था कि उनके जो विचार हैं वो लॉजिक नहीं है, वो जादुई विचार है। ठीक है, तो ये हुआ एक फेमस पर्सनालिटी को पढ़े। उसके बाद हम लोग इसी में एक गवर्नर जनरल को पढ़ते हैं या गवर्नर को। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हम लोग वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। वारेन हेस्टिंग क्या है? ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के। क्या है? पहला गवर्नर जनरल है। अब जितना गवर्नर है वो सारा पढ़ लिए हम लोग। अब गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गवर्नर जनरल का जो पद है, आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 से आया, और ठीक है ना, ये 1833 तक जब तक नहीं आएगा तब तक भारत में ये पद बना रहेगा। लेकिन वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल है वह 85 तक रहेगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 या 82 इसी के आसपास रहेगा। इसका डिज़ाइन देगा। आते वारेन हेस्टिंग का देखते हैं एक एक सुधार। वारेन हेस्टिंग के बारे में देखते हैं एक एक सुधार। आपको पता है वारेन हेस्टिंग न्याय के क्षेत्र में बहुत सुधार किया है। जो वारेन हेस्टिंग है वो न्याय के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध सुधार किया है। सबसे पहले क्या किया, आपसे पूछा जाए, दीवानी और फौजदारी अदालत, दीवानी और जो फौजदारी अदालत है उसका स्थापना किया। ठीक है, उसका स्थापना किया। उसके बाद क्या किया, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया। फिर से कानून का संकलन किया, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, कानून का क्या किया? संकलन किया। जो हेस्टिंग है वो हिंदू और मुस्लिम कानून का जो अस्पष्टता है उसको दूर करने का प्रयास किया। न्याय क्षेत्र में बोले ना, क्लाइव कोई काम नहीं किया था न्याय क्षेत्र में। सबसे पहली बार न्याय क्षेत्र में काम किया विस्तार से तो वारेन हेस्टिंग ही है। उन्होंने क्या किया, एक कोड ऑफ जंतु लॉज नामक एक जो है प्रकाशित करवाया। ठीक है ना, ये क्या है कोड ऑफ जंतु लॉज? तो हिंदू विद्वानों, मेनली इसमें 11 पंडित का सहारा लिया गया था। हिंदू विद्वानों द्वारा हिंदू कानून, देखो हिंदू विद्वानों द्वारा हिंदू कानून का सार तैयार कराया गया, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। तो इसमें क्या है, केवल हिंदू कानून है। कोड ऑफ जंतुस लॉज में क्या है? हिंदू कानून है। मुस्लिम कानून है क्या शर्त? नहीं, इसको तैयार करवाया। अब मुस्लिम कानून के लिए क्या किया, तो फतवा ए आलमगीरी का उपयोग करवाया। फतवा ए आलमगीरी याद है, मुस्लिम कानूनों की पुस्तक है औरंगजेब के समय, तो इसका उपयोग कराया। अब क्या है, हेस्टिंग द्वारा अब जो है आर्थिक सुधार किया गया। क्या क्या, तो हेस्टिंग द्वारा क्या किया गया, राजकोष का स्थानांतरण क्यों और कब और क्यों किया गया, इसके ऊपर बड़ा डिबेट है। तो हेस्टिंग जो है 1772 में, क्या 1772 ये स्थानांतरण किया। क्या, हाँ, मुर्शिदाबाद है वहाँ से कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद जो है बंगाल की पूर्व राजधानी और कलकत्ता है प्रशासनिक राजधानी, मुर्शिदाबाद से लेके कलकत्ता की ओर कर दिया। आई कौन करवाया? वारेन हेस्टिंग था, वो करवाया। कब कराया? 1772 में।
कैसे याद रखेंगे कि 1772 में कराया? तो 1772 याद रखो, यानी गवर्नर जनरल बनने के पहले ही, ये जब गवर्नर था तभी ये करवा दिया। अच्छा, इस लाइन को कैसे याद रख सकते हैं? तो वारेन हेस्टिंग ये जो है राजकोष है, इसको क्या करता था? हेड करता था। ये जो बंगाल में राजकोष है उसको हेड करता था, वारेन हेड राजकोष, ठीक है। अभी जो स्थानांतरण हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया? स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है, क्यों स्थानांतरण करवाया? एकदम ट्रिक से याद करा दिए कि जो वारेन क्या करता था, हेड करता था राजकोष को। क्योंकि यहाँ पे क्या था, दोहरी शासन प्रणाली था ना बंगाल में, वो अंत हो गया था। जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था उसको अंत करके जो राजस्व संग्रह का कारण है, राजस्व संग्रह का जो दायित्व है, वो सीधा कंपनी अपने हाथ में ले लिया। पहले तो दीवान को नियुक्त किया गया था, एक राजा खां को, एक सिताब राय को और एक राय दुर्लभ को उप दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी इसको देता था टेंडर वसूलने के लिए राजस्व, लेकिन क्लाइव के द्वारा स्थापित इन सबको क्या किया? सजा दे दिया, मार कर दिया। रेवेन्यू बोर्ड का भी स्थापना करके आपको दिखाएंगे हम, ठीक है, और अपने हाथ में ले लिया। फिर है केंद्रीयकरण। आपको पता है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो केंद्रीयकरण की दिशा में एग्जाम में भी पूछा हुआ है, बहुत बड़ा कदम है। और इसमें क्या किया कि राजकोष को कलकत्ता ले जाने से जो वित्तीय प्रशासनिक गतिविधियां हैं एक सुरक्षित और केंद्रीकृत स्थान पर लाना संभव हो गया। कलकत्ता आ गया था, वो केंद्रीकृत स्थान पर आ गया। मेरा प्रांतीय परिषद। इसके बाद राजस्व एकत्र करने के लिए कलकत्ता में ये जो राजस्व है इसको तो अपने हाथ में ले लिया कंपनी, सीधा तय। इसको एकत्रित करने के लिए क्या किया? एक रेवेन्यू बोर्ड का स्थापना किया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए स्थापना किया। और हर एक जिला में इसको सिलने के लिए कंपनी क्या किया? दीवान और कलेक्टर का नियुक्ति किया। आगे आएगा यही कलेक्टर का जो पावर है करने वाली से कम कर देगा, आपको याद रहना चाहिए। रेवेन्यू बोर्ड का किया, ठीक है ना। तो मोटा मोटी हम लोग बात यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कब स्थानांतरण कराया? कल यहाँ पे मुर्शिदाबाद से कलकत्ता की ओर, कोलकाता की ओर तो 1772 में शुरुआत में ही कर दिया, ठीक है, 1772 में। अब फिर उसके बाद क्या किया? एक रेवेन्यू बोर्ड का स्थापना किया, ठीक है, वसूलने के लिए। तो ये पैसा को लेकर काम किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो वारेन हेस्टिंग है आपका, वो भारत में बहुत सारा अनैतिक कार्य किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत लोगों को क्या करता था? हेट करता था। बहुत लोग को क्या करता था? हेट करता था। अच्छा, किसको किसको करता था हेट? तो यहाँ देखिए, जो वारेन हेस्टिंग है, एक राजा नंद कुमार थे, इनको क्या किया? न्यायिक हत्या में फांसी दिलवा दिया। जो राजा नंद कुमार था, किसको फांसी दिलवाया? तो नंद कुमार को। ये चीज़ पूछता है। जैत सिंह को फांसी दिलवाया? नहीं। अवध के बेगनों को फांसी दिलवाया? नहीं। नंद कुमार को फांसी दिलवाया था, इसको न्यायिक हत्या कराया। ये क्या था? एक बंगाल का प्रमुख ब्राह्मण राजा था नंद कुमार। उसने क्या किया, जो कि वारेन हेस्टिंग के ऊपर है ना, रिश्वत लेने का, भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा दिया। अब इससे बचने के लिए क्या किया? जो वारेन हेस्टिंग है इसको हेट किया और जाके कलकत्ता के जो ये हैं जज है उससे मिल गया और इसको क्या किया? फांसी का सजा सुनवा कर इसको फांसी दिलवा दिया। इसको इतिहास में न्यायिक हत्या यानी कि जुडिशियल मर्डर के रूप में जाना जाता है, नंद कुमार की हत्या, ठीक है। तो अपने साथ मिल गया, वारेन हेस्टिंग मिला लिया जज को और इसी को उल्टा फंसा के हेट कर दिया। अब है एक है चैत सिंह थे बनारस के राजा, उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया। चैत सिंह के साथ क्या किया कि ज़बरदस्ती भारी भरकम टैक्स मांगा कि हमको तो अब हमको टैक्स तुमको तो देना ही पड़ेगा। मतलब टैक्स की उगाही चल रही है, जबरन जिसको तिसको ये वारेन हेस्टिंग क्या कर रहा है? लूट रहा है, ठीक है। इसी कारण इसमें महाभियोग लगेगा। फिर अवध में बेगमों का उत्पीड़न किया। ये अवध में बेगमों का क्या किया? उत्पीड़न किया। फिर क्या किया? इसको पास धन और कम पड़ रहा था ना, तो धन की कमी पूरी करने के लिए जो अवध के नवाब की जो माँ, दादी, इस सब पे क्या किया? दबाव डाला और उनकी संपत्ति जो मर गया राजा तो मर गया था नवाब, उसका जो संपत्ति है, जागीर है, उसको छीनने लगा, ठीक है ना। उनको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देने लगा। तो अवध की बेगमों का उत्पीड़न कौन किया? तो यही किया, क्योंकि क्या किया? जय माता दी की। अवध की बेगमों को क्या करता था? ये हेट करता था, ये बेहुदा, ठीक है। ये हो गया। फिर रोहिला युद्ध नरसंहार।
1774 में क्या किया, ये रोहिला युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? रोहिला युद्ध। इसमें क्या किया था कि अवध के नवाब की मदद किए। अवध के रोहिला युद्ध क्या है, तो असीयत बताए थे हम, इसको कैसे याद कराए थे। तो हेट किया रोहिला को, रोहिला मुसलमान थे, उसको हेट किया। इसमें क्या किया था कि अवध का एक नवाब था, अवध का एक कोई और नवाब था, उसको मदद करने के लिए हेस्टिंग क्या किया, वचन दिया कि हम तुमको क्या देंगे, ब्रिटिश सेना देंगे, लेकिन किस पर देंगे, किराए पे। ठीक है, एक तो अवध की बेगम को लूटना ही, दूसरा अवध के नवाब है कोई और, उसको क्या कर रहा है, साथ दे रहा है। ये इसके परिणाम स्वरूप जब अवध के नवाब को साथ दिया, तब क्या किया ये लोग, ब्रिटिश सेना रुहेलखंड पे आक्रमण कर दिया। अब रुहेलखंड पे आक्रमण कर दिया अवध के नवाब के बोलने पे, बदले में इसको किराया मिल रहा था, जिससे वहाँ पे जो रुहेला मुसलमान है उसका भीषण नरसंहार हो गया। ये घटना कब का है, 1774 का है। फिर आते हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी। हेस्टिंग पर अपने, जब हेस्टिंग क्या हुआ, जब बाहर गया तो उन पे बहुत सारा आरोप लगा, ठीक है ना, कि इन्हें इन्हीं इसी कारण इनको जो है भ्रष्टाचार कदाचार के कारण 1787 से लेकर 1795 के बीच ब्रिटिश संसद ने महाभियोग चलाया। जब महाभियोग चलाया तब इससे परेशान होकर अंतिम में क्या कर लेगा, ये आत्महत्या कर लेगा। किसी के ऊपर 7 साल महाभियोग चलेगा तो क्या होगा, इसी कारण। अब हमको ये डेट याद रखना है, पहली दफा महाभियोग किस पे चला था, तब महाभियोग चला था इस पे, लेकिन जो क्लाइव था उस पर महाभियोग नहीं चला था, इसको तो बरी कर दिया था। इस पर 7 साल तक चला था महाभियोग। याद रखेंगे, ईयर भी पूछता है, 7 साल, थाला फॉर ए रीज़न। कब से कब तक चला था, 1787। देखो 1785 में तो ये भारत से बाहर चला ही गया था, उसके 2 साल बाद 1787, और इसमें 7 साल जोड़ दोगे तो 1795 तक इस पर इम्पीचमेंट प्रोसेस चला। उसके बाद याद रखना है कि मुग़ल सम्राट नवाबों का ये पेंशन बंद कर दिया, पेंशन समाप्त करना चाहता था। संधि की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए क्या है कि उल्लंघन करते हुए हेस्टिंग ने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को मिलने वाली वार्षिक पेंशन बंद कर दी, और इलाहाबाद की संधि से जो प्राप्त क्षेत्र था छीन दिया, और अवध के नवाब को बेच दिया। अब देखो, अब बताए थे ना कि इलाहाबाद से कारा मानिक, इलाहाबाद का क्षेत्र सब अवध के नवाब से पाया था। अब वो दे दिया गया था किसको, शाह आलम द्वितीय को, क्लाइव दे दिया था इलाहाबाद की संधि में, लेकिन ये क्षेत्र छीन लिया। एक तो इससे पेंशन भी छीन लिया, क्षेत्र भी छीन लिया, और जाके किसको दे दिया, अवध के नवाब को वापस बेच दिया। मतलब अवध जो है यार, अवध को क्या कर रहा है, एक तरफ कुछ दे रहा है और दूसरी तरफ उससे ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। अब वारेन हेस्टिंग द्वारा लड़ा गया युद्ध। अब युद्ध देखते, युद्ध कौन कौन सा था, युद्ध वारेन हेस्टिंग द्वारा। तो देखो, लस्ट है काबे, तो पहले तो हो ही जाएगा, मैसूर वाला तो बनेगा, ठीक, उसमें ये देखो बताए थे ना कि हेट, मराठा हेट हेट करता था महाराजा मराठा को। तो 1775 से क्या हुआ, 82 के बीच ये वाला युद्ध हुआ। इसका कारण क्या था कि मुंबई प्रेसिडेंसी है, मुंबई प्रेसिडेंसी में जो रघुनाथ राव है, इसके द्वारा किया गया था सूरत की संधि, और मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, सालाबाई की संधि किया दोनों पक्ष में। बस पहले याद रखो, पहला मराठा रूल। लास्ट है कहावे, तो हेस्टिंग से याद रखेंगे 80 से 84 के बीच जो दूसरा आंग्ल मैसूर है उसमें युद्ध किया। उसके बाद इसमें टीपू सुल्तान का क्या हो गया, युद्ध जारी रखा। उसके बाद ये मंगलोर की संधि करवाया। ठीक है ना। मद्रास, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, तीनों संधि लाइन से याद रखो। फिर से अन्य संघर्ष में क्या क्या बताए थे, रोहिला संघर्ष, हेड रोहिला। इसमें किस नवाब की मदद करना चाहता था, ये शुजाउद्दौला की। किसको, एक तो था सिराजुद्दीन, ये क्या है, शुजाउद्दौला की मदद करना चाहता था ये। फिर बनारस का विद्रोह भी वैसी के समय, राजा जय सिंह विद्रोह कर दिया भारी भरकम युद्ध, ये पैसा मांगने के क्रम में। अब उसके बाद अब वारेन हेस्टिंग के बारे में आपको और याद रखना है
कि इसका कार्यकाल आपको गवर्नर के रूप में कब से कब तक रहा था, मात्र 1 साल। अपना 2 सेशन समाप्त किया, फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद से लेकर 1785 तक, जब तक पिट्स इंडिया एक्ट आया 84 में, तो उससे लेके इस्तीफा दे दिया। उस 1 साल बाद चला गया। 1785 के बाद कहाँ चला गया था, तो 85 से के बाद इंग्लैंड चला गया। 87 से लेकर 95 तक इसको महाभियोग चला। ये बात तो आपको बता ही दिया कि जो नवाब को 16 लाख वार्षिक का पेंशन बना के छोड़ दिया, पेंशनर अधिकार छोड़ ले लिया था। फिर आपको बताए थे कि द्वैत शासन का समाप्ति किया था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया, ये सब निजामत दीवानी ये सब झमेला हटाया, ये जेदारी प्रथा लाया, जो बोली लगाएगा टैक्स वसूलने का, उसको हम टैक्स वसूलने का अधिकार देंगे। शुरुआत में ये पंचवर्षीय योजना बनाया था 72 में, लेकिन फिर 77 में क्या कर दिया, 1 वर्षीय योजना शुरू किया। ठीक है, याद रहेगा। 72 में क्या किया था, जिस समय द्वैत शासन समाप्त किया, तो उसी समय जो है ये कोष है, जो राजकोषीय कोष है, उसका ट्रांसफ़र क्या कर दिया था, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता की ओर कर दिया था। फिर आपको याद रखेंगे 1781 में कलकत्ता में आलिया मदरसा का नाम क्या था, कलकत्ता मदरसा का नाम आलिया मदरसा, उसको स्थापना किया। फिर जो 1784 में क्या किया, ये पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना किया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट किसी के समय आया, लेकिन इसी के कारण क्या हुआ था, वो इस्तीफा दे दिया। इसी एक्ट के कारण क्या दिया था, इस्तीफा दे के चला गया था। 1 साल बाद, याद रहेगा। इसके समय जो इसमें है, तक यहाँ से बहुत क्वेश्चन फंसेगा, यहाँ से आपका बहुत क्वेश्चन फंसेगा। 1784 में क्या हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ये 3 आदमी के द्वारा किया गया था कि विलियम जोन्स, चार्ल्स विंकल्स और अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ये तीनों का नाम जुड़ता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। कब स्थापना हुआ, 1784। किसके समय, वारेन हेस्टिंग। इसमें कौन था, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स कौन था, ये कलकत्ता का जज बना था। इसी से न मिल गया था विलियम जोन्स से, अनंत कुमार को फांसी दिलवाया। ये फिलोलॉजिस्ट था। फिलोलॉजिस्ट का मतलब है कि भाषा वैज्ञानिक था। क्यों, क्योंकि जो विलियम जोन्स है वो भाषा, अनेक प्रकार का भाषा सीखा था चार्ल्स विंकन से। अच्छा, चार्ल्स विंकन कौन था, तो चार्ल्स विंकन पता, मनुस्मृति का हिंदू अनुवाद किया, एक कोड ऑफ जंटू लॉज लिखा, हिंदू धर्म परंपरा का अंग्रेजी अनुवाद, भगवत गीता का अनुवाद किया हुआ है अंग्रेजी में, गीता हितोपदेश का किया हुआ है, अभिज्ञान शकुंतलम का किया हुआ है कालिदास का, जयदेव का गीत गोविंद, इन सब का जो अनुवाद किया हुआ है चार्ल्स विल्कन्स, कंस किया हुआ है। याद रखो, कंस गीता, कंस मनुस्मृति, कंस हितोपदेश, कंस अभिज्ञान शकुंतलम, कंस गीत गोविंद। विलियम जोन्स ने किया हुआ है, ये तो जज था और इसी से भाषा ये सीखा था। अच्छा, ये हैमिल्टन का क्या काम है, इसके बारे में सर कैसे पूछेगा, तो पहले पूछेगा कि आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हैमिल्टन जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था, तब बोलोगे हाँ जुड़ा था। आपके बारे में याद रखना कि आपसे पूछे संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाला पहला यूरोपीय कौन था, तो हैमिल्टन था। कैसे याद रखोगे, तो हैमिल्टन जो है हेलमेट पहन के संस्कृत भाषा का क्या किया, अध्ययन किया। अब आते हैं यहाँ पे, आइए अब ये सवाल देखते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया। भाई गवर्नर नहीं पूछ रहा है, गवर्नर प्लस जनरल पूछ रहा है। तो ये हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से केवल, हाँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में बने थे। ठीक है ना, 85 तक रहे थे आपका वॉरेन हेस्टिंग ने कौन सी प्रशासनिक प्रणाली को समाप्त कर दिया। आपको बताए थे 1772 में ही द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके जगह पे द्वैध शासन को समाप्त किया, और इसी साल आपको जो मुर्शिदाबाद से ट्रेंच है वो ले गया कलकत्ता में, और दीवानी कार्य दे दिया गया रेवेन्यू बोर्ड को,
कलेक्टर को सिलने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, वारेन हेस्टिंग पर हम सबको पता है कि संसद ने इम्पीचमेंट चलाया था एडमंड बर्ग के कहने पे। ये पीट कौन है? तो पीट किया था क्लाइव कर्ताड़ी। पीट इसको स्वर्ग से उत्पन्न है। और कब तक चला था? 7 साल तक, क्योंकि 84 तक, ये 1784 में तो ये इस्तीफा ही दिया। 85 तक भारत में लगभग रहा। ये 2 साल बाद वहाँ चला गया। 87 से चला कब तक? ये 1895 तक हाउस ऑफ कॉमन्स में। फिर उनके बाद इनको 1795 में बरी भी कर दिया गया। बरी तो करेगा ही, लेकिन चला 7 साल तक अभियोग, तो फिर क्या कर दिया? आत्महत्या। निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल थे? किस युद्ध के दौरान? तो आपको पता है इनके समय लस्ट है कावे। तो इस सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। ये कब से कब तक हुआ था? तो 80 से शायद 1780 से 84 के समय हुआ था। और जो है पहला हिट करता था किसको? मराठा को। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। फिर 1774 में रोहिला युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये सब युद्ध हुआ। अब देख लो, पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो 72 से 85 के बीच में हुआ। बाप रे, पूरा कार्यकाल के नहीं, कार्यकाल ये कब हुआ? 72 से 82, लगभग पूरा कार्यकाल के दौरान ही होने लगा इनका युद्ध। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में किया वारेन हेस्टिंग। इसका पूर्ण समर्थन कौन किया था? तो विलियम जोन्स था इसमें शामिल, जो कलकत्ता का जज बना था, भाषा वैज्ञानिक था। मेन था अनुवादक चार्ल्स विल्कन्स था। और एक जो यूरोपीय भाषा का अंग्रेजी में पहला अनुवाद किया, वो अंग्रेजी, पहला यूरोपीय जो अंग्रेजी में अनुवाद किया भारतीय भाषा का, वो था हैमिल्टन, हेलमेट पहन के जो किया था। अब यहाँ पे वारेन हेस्टिंग के काल में भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। बिल्कुल, समाचार पत्र को लेकर बहुत काम किया है। जेम्स अगस्त हिक्की जो है 1780 में बंगाल गजट प्रकाशित किया था, याद रहेगा। ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए, वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिला में क्या किया था? दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत स्थापना किया था। बताए थे वारेन हेस्टिंग जो है न्याय क्षेत्र में बहुत सारा काम किया हुआ है। और ये कब किया था? तो देखो 1772 में ही, जैसे ही ये बनता है, द्वैध शासन, ड्यूल पॉलिसी समाप्त करता है, उसी साल ही बहुत सारा काम करता है। 72 बार बताया कि 72 में ही बहुत सारा काम किया हुआ है। अच्छा, इसी समय और कौन कौन काम किया था? तो सर इसी समय रेवेन्यू बोर्ड का स्थापना किया। सर इसी समय जो ट्रेंच है मुर्शिदाबाद से हटा के कलकत्ता कर दिया। सर इसी समय क्या किया था? तो जो दूरी पॉलिसी है इसको समाप्त कर दिया था। वारेन हेस्टिंग और कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, इसे साठगांठ कर लिया था। और किसका जुडिशियल मर्डर के ऊपर आरोप लगाया था? किसके ऊपर? तो याद है, नंद कुमार को ही उल्टा फंसा दिया था। नंद कुमार तो बेचारा, इसको फंसाया था। और बाकी जो सभी था, अवध की बेगम हुआ, बनारस के राजा जय सिंह हुआ, तो इन सभी से पैसा लूटा। अच्छा, जो रिवर्स ट्रेंड सब बताए थे कि 1772 में 72 बार बताए हैं कि वो मुर्शिदाबाद से हटा के कहाँ ले गया था? कलकत्ता। ढाका नहीं मार देना। वारेन हेस्टिंग की राज व्यवस्था के तहत 1772 में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना। बताए थे 1772 में ही जो रेवेन्यू बोर्ड का स्थापना करके एक ये बोली लगाने वाली जिताड़ी प्रथा उसको लाया था। ठीक है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे ऊंची जो बोली लगाएगा उसको वो ठेकेदार मिलेगा। इजेदारी प्रथा 1777 में इसको परमानेंट कर 10-5 साल ये हो गया। चलिए, वारेन हेस्टिंग के परिषद के उस सदस्य का नाम क्या था जिसके साथ हेस्टिंग का गहरा विवाद था और अतः दोनों के बीच पिस्तौल के ड्यूल युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध हुआ?
यानी कि वारेन हेस्टिंग का उस सदस्य का नाम क्या बताइए। देखो, वारेन हेस्टिंग का किससे हमेशा झगड़ा होता था? फिलिप फ्रांसिस से। फिलिप पॉल से हमेशा इसको वारेन हेस्टिंग का क्या होता? पंगा होता था। वो बोलता है, ये बोलता पाए, तो इसे याद कर सकते हो, फिलिप पॉल। फिर से 1773-74 का एक प्रसिद्ध पता है यहाँ से में रोहिला युद्ध हुआ था। इसमें वारेन हेस्टिंग के समय लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना क्या हुआ, किस शासक की मदद की थी? तो रोहिला युद्ध में मदद किया था, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उसी का मदद किया था कि आप रोहिला युद्ध के खिलाफ किराया दे पैसा लेके अवध के नवाब शुजाउद्दौला का साथ दिया। सी 1785 में चार्ल्स विंकल्स क्या किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बिल्कुल किया था, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, बहुत चीज़ का अनुवाद किया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अनुवाद तो चार्ल्स विंकल किया, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना कौन लिखा था? तो स्वयं वारेन हेस्टिंग लिखे थे। अच्छा, चार्ल्स विंकल से भाषा कौन सीखा था? विलियम जोन्स। फिर यहाँ देखो, वारेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश संसद पारित किस कानून के विरोध में नाराज होकर 1784 में इस्तीफा दे दिया? भाई 1784 में कौन आया था? पिट्स इंडिया एक्ट। अब 85 में इस्तीफा दे दिया। 87 से 95 तक इनको 7 साल तक क्या चला? महाभियोग चला। अच्छा, ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स लॉर्ड्स ने 1795 में वारेन हेस्टिंग पे चल रहे महाभियोग के मुकदमे पर क्या अंतिम फैसला चला बताया? तो भाई उनको बाइज्जत बरी कर दिया सभी आरोपों से, ये तो करना ही था। तब वो आत्महत्या किया। फिर आपको पता है, बनारस के राजा वारेन हेस्टिंग से अत्यधिक वित्तीय आरोप का मांग रखा। विद्रोह होने पर उनको गिरफ्तार कर लिया था। किस बनारस के राजा से वारेन हेस्टिंग का पंगा हो गया? तो राजा जैत सिंह, इनसे इनका अब यहाँ देखो, हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए 1776 में एक कोड ऑफ जंतु लॉस प्रकाशित किया। ठीक है, इसने क्या किया? अंग्रेजी को किस भाषा में अनुवाद किया? अच्छा, कोड ऑफ जंतु लॉस। देखो, विलियम जोन्स जो है मनुस्मृति का अनुवाद किया था। जोश में आके मनुस्मृति का कैसे याद रखोगे? तो स्मृति के खाते जोश में है। ठीक है, तो ये, लेकिन कोड ऑफ जंतु लॉस का अंग्रेजी में कौन अनुवाद किया? कोड ऑफ जंतु लॉस का ये सोचना होगा। देखो, जो कोड ऑफ जंतु लॉज है, ये पहली बात तो 76 वाला काम 1776 में हुआ। ये हिंदू कानूनों का पहला अंग्रेजी अनुवाद है, केवल हिंदू कानून है जो वारेन हेस्टिंग के संरक्षण में लिखा गया। ठीक है, पहले तो इसको संस्कृत से, पहले फारसी में लिखा गया, तो संस्कृत में इसका क्या नाम था? संस्कृत से पहले फारसी में, तो ये विविधा माँ वेवस्तु, ऐसे ही कुछ करके, सेतु करके, ऐसे याद रखो। फिर उसके बाद इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। किस में अनुवाद हुआ दोस्त? अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इसके लेखक कौन थे? एन बी होलैंड। एन बी होलैंड। इसी में आपको याद रखो, एन बी होलैंड का नाम इससे भी जुड़ता है, ए ग्रामर ऑफ बंगाल लैंग्वेज में भी जुड़ता है। ग्रामर ऑफ बंगाल लैंग्वेज क्या था? बंगाली व्याकरण का पहला व्यापक आधुनिक कृति माना जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। तो किसका नाम जुड़ता है? पहले तो 1776 में 76वां काम किया। एंड बी होलैंड का नाम जुड़ता है। कोई एक से अधिक ऑप्शन नहीं होगा, ये सब काट दो। मनुस्मृति का नाम जुड़ता है, इसे विलियम जोन्स से स्मृति जोश है। ऐसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के निर्णय को प्रभावित करने के लिए सुप्रीम काउंसिल में कितने सदस्य थे? तो सुप्रीम काउंसिल में 4 सदस्य थे। ठीक है ना? कौन कौन था रेगुलेटिंग एक्ट को प्रभावित करने के लिए? एक तो फिलिप फ्रांसिस था, इसी से क्या होता था? पंगा होता था। फिर से क्लेवरिंग था, जो बहुत क्लेवर था। मॉनसून था, और एक बारवेल था। क्या करेगा बार जान के? बारवेल था। वारेन हेस्टिंग ने राजस्व संग्रह की निगरानी के लिए किस शहर में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की कलकत्ता में। कब? 1772।
कोड ऑफ जंतु लॉज कब प्रकाशित हुआ अंग्रेजी में? ऑवेन के द्वारा, तो 1776। वारेन हेस्टिंग ने भारत में शासन करने के लिए किस भाषा के अध्ययन को अनिवार्य बना दिया और उसमें स्वयं भी दक्षता हासिल कर दी? तो पर्शियन। बताओ, याद है? पर्शियन भाषा में तो इसमें कोड ऑफ जंतु लॉज का संस्कृत से क्या किया गया था? फारसी में अनुवाद किया गया था। इसका नाम क्या था? विविधा सेतु करके। कोड ऑफ जंतु लॉ जो 1776 में तैयार हुआ, इसमें हेस्टिंग ने कितने पंडितों का सहारा लिया था? आमंत्रित के 11 पंडित। ठीक है। उसके बाद हेस्टिंग के समय चार्ल्स विंकन ने किस प्राचीन ग्रंथ का पहली बार क्या किया था? अंग्रेजी अनुवाद किया था, जिसे हितोपदेशस माना जाता है। तो जो गीत गोविंद है हितोपदेशस, याद रखेंगे, ये सबसे पहला ट्रांसलेशन है। हितोपदेश क्या है? सबसे पहला ट्रांसलेशन है भगवत गीता का। ठीक है ना? चार्ल्स विंकिंस कंस। लेकिन यही पूछे 1784 में रोहिला युद्ध के बारे में हेस्टिंग ने अवध के नवाब की सहायता की, किसको सुझाव दोना? वारेन हेस्टिंग ने संधि की थी रोहिला के खिलाफ अवध के नवाब से, कब? 1773 में। जब 74 में साथ दे रहा था, 1 साल पहले ना संधि होगा रेगुलेटिंग एक्ट के समय। क्या वारेन हेस्टिंग एसेक्स सोसाइटी ऑफ बंगाल के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे? नहीं, ये संरक्षक थे इसके। ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष थे विलियम जोन्स, जो मनुस्मृति का अनुवाद किया, और ये कलकत्ता का जज भी बना था। कितना अच्छा है। वो तो संरक्षक थे, विलियम जोन्स का नाम आता है इसमें। अब यहाँ बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल कंपाइलेशन पब्लिश इन 1776, याद होना चाहिए, जो कि किसके द्वारा किया गया? एनवी हॉलैंड के द्वारा। रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट मेजर ब्रिटिश कॉलोनियल अटेम्प्ट टू decipher and codify precise legal prescription directly from Sanskrit text to the assistance of ब्राह्मण पंडित। इतना बात बोल दिया गया। ये सब 1776 एन बी हॉलैंड, ब्राह्मण पंडित, 11 ब्राह्मण पंडित का सहायता लिया। ये सब चीज़ बात हो रहा है कोड ऑफ जंतु लॉज के बारे में, जो हिंदू लॉ पे आधारित था। 1776 में क्षेत्र वाला काम किया। भारत में पहला उच्च न्यायालय 1862 में स्थापना हुआ, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में। 1861 के एक्ट के माध्यम से, कैनिंग के समय। ठीक है, देखो लिखा हुआ भाई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। ठीक है, सोडस महाजनपद में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 73 और 74 में कन्फ्यूजन होते हैं, तो 73 ही होगा, 74 नहीं। जिस साल है उसी साल हो गया। हाँ, लेकिन हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था 1861 के माध्यम से 62 में, और सुप्रीम कोर्ट का था स्थापना जल्दी ना करना था, तो एक्ट के माध्यम से उसी साल हो गया। बर्नस्टीन का कार्यकाल समझ ही गए। देखो ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था यार। किस नाम से किया था? तो ये नाम था हिंदू लॉ, इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ नाम से किया था। इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ नाम से किया था। बाद में जे भूलर ने भी किया था इसका अंग्रेजी अनुवाद। ठीक है ना? अब ये लाइन जो है कैसे याद रखाएगा हमको? ये लाइन कैसे याद रखाएगा विलियम जोन्स वाला? तो कैसे याद रखाएगा? तो स्मृति को देख जोसन, ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कुछ भी उल्टा पुल्टा। ठीक है। इसमें पता है, इससे हमको कन्फ्यूजन हो जाता था मनुस्मृति वाला से कि चार्ल्स विल्कन्स ने किया है। नहीं भाई, कंस ने तो किया था श्रीमद् भगवद गीता, पंचतंत्र, ये सब। और 1776 में एन बी हॉलैंड किया हुआ है किसका? कोड ऑफ जंतु लॉस। और केवल ये हिंदू कानून से संबंधित है। मुस्लिम का फतवाए आलमगीरी। तक आज के लिए क्लास इतना ही।